तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2। एनसीईआरटी की किताब में चैप्टर नंबर 2 है और बिहार की किताब में चैप्टर नंबर 4 है। पार्ट एनसीईआरटी में पार्ट 2 है और बिहार की किताब में पार्ट 4 है। एनसीईआरटी की किताब में इस पाठ का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना और बिहार की किताब में इस पाठ का नाम है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। तो ये नाम भले ही अलग अलग हो लेकिन दोनों में एक ही चीज़ें पढ़ना है, पदार्थों के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे वस्तुओं के बारे में और उसके बाद जानेंगे पदार्थों के बारे में। बहुत से लोग सोचते हैं कि वस्तु और पदार्थ दोनों एक ही चीज़ है। ऐसे साधारण भाषा में इसको तो प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वस्तु क्या है और पदार्थ क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वस्तुएं जो होती है वह पदार्थों से बनती है, नीचे देखेंगे हम। तो सबसे पहले पदार्थों के बारे में जानेंगे कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ जो होता है एक प्रकार से कह सकते हैं कि लकड़ी पदार्थ हो गया, लोहा पदार्थ हो गया, प्लास्टिक पदार्थ हो गया, ये पदार्थ है। इन सब पदार्थों को मिलाकर वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे हमारे घर में जो गाड़ी होता है, गाड़ी बाइक हो गया, तो उसमें कहीं कहीं पर लोहा का इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, कांच का भी इस्तेमाल होता है। तो ये सब पदार्थ हो गया और इन पदार्थों से बना गाड़ी जो होता है वो वस्तु होता है। इसके बाद जो हमारे घर में खाना बनाने वाले जो होता है बर्तन हो गए, ये सब वस्तुएं कहलाते हैं। तो पदार्थ के बारे में जानिए कि लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, ये सब कांच, प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो पदार्थों को बांटा गया है अलग अलग प्रकार से, पदार्थों को बांटा गया है। तो यहाँ पदार्थ का वर्गीकरण देख लेंगे। वैसे तो डिटेल से इसको 9th क्लास में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लेंगे यहाँ पर तो आगे समझने में आसानी हो जाएगा। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग वर्गों में बांटना। जैसे एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। तो छोटे और बड़े बच्चे एक ही में नहीं पढ़ सकते हैं, उनका उम्र के अनुसार अलग अलग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे 7, 8 ऐसे बनाया जाता है वर्ग क्लास। तो इस प्रकार से पदार्थों को भी अलग अलग पदार्थों में गुण होते हैं, तो उसके अनुसार गुणों के अनुसार उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो एक होता है भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। नीचे भी पदार्थ को एक अलग तरीके से वर्गीकरण करेंगे, लेकिन यहाँ पर भौतिक वर्गीकरण यानी कि पदार्थों की जो अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। और भी होता है लेकिन यहाँ पर 3 ही जानेंगे, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का मतलब होता है कि कोई कड़ी चीज़, हार्ड, कठोर, जैसे हो गया लकड़ी, लोहा, ये ठोस कहलाता है। द्रव में हो गया पानी, सरसों का तेल, ये द्रव कहलाता है। गैस में हो गया हवा, ऑक्सीजन, ये गैस होता है। तो ये पदार्थ हो गया। अब रासायनिक वर्गीकरण के मतलब, रासायनिक वर्गीकरण के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा। ये तो पदार्थ जो होता है रासायनिक वर्गीकरण की दृष्टि से पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में 2 होते हैं, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व का मतलब होता है कि शुद्ध होता है, इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है दूसरा चीज़। जैसे लोहा हो गया, तो लोहा में अब कोई दूसरा तत्व नहीं रहेगा, शुद्ध हो गया। लोहा, सोना, चांदी, ये सब जो होता है तत्व है। लोहा, सोना, चांदी, और यह तत्व जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अलग अलग तत्व अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे लोहा होता है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है, वैसे तो उसको द्रव और गैस भी बनाया जा सकता है गर्म करके, लेकिन साधारण जो हम देखते हैं लोहा ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद पारा जो होता है, जो थर्मामीटर जो डॉक्टर मापते हैं उसमें पारा पाया जाता है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और गैस अवस्था में पाया जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसीय अवस्था में तो पाया जाता है। तो ये देख लिए तत्वों के बारे में। यौगिक क्या होता है? तो तत्वों को मिलाने से यौगिक बनता है। जैसे जल, H2O इसका सूत्र होता है, आगे जानेंगे, लेकिन ये साधारण है तो इसलिए बता दिए। जल का सूत्र क्या होता है? H2O, जल। तो जल एक प्रकार का यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों को मिलाने से बना है। तो तत्वों के मिलाने से बन जाता है यौगिक। उच्च कक्षाओं में इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता दिए। अब होता है एक समांग मिश्रण, एक विषमांग मिश्रण। तो मिश्रण जो होता है ऐसे ही तत्वों या यौगिकों को ऐसे ही मिला दिया जाता है तो मिश्रण हो जाता है। जैसे चावल और कंकड़ एक ही में मिला हुआ है तो वह एक प्रकार का मिश्रण है।
पानी में कुछ चीज़ें मिला हुआ होता है गंदगी, तो वो पानी और जैसे मिट्टी का मिश्रण हो गया। तो मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, समांग मिश्रण, इसको आगे अध्ययन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं वस्तुएं जो होती है पदार्थ से बनी होती है। वस्तुएं पदार्थ से बनी होती है, ये तो हम देख लिए कि वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ लकड़ी हो सकता है। जो वस्तुएं होती है या तो एक ही पदार्थ से बनी होती है, जैसे ग्लास होता है कांच का, तो केवल कांच से ही बनाता है एक। लेकिन कुछ वस्तुएं जो होती है एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। तो पदार्थ कौन कौन से होते हैं? लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, कागज, चमड़ा, पीतल, सोना, चांदी, रुई, पत्थर, मिट्टी इत्यादि, ये सब पदार्थ हैं। अब ऊपर तो दो तरीके से पदार्थों को बांटे हैं, यहाँ पर तीसरा तरीके से एक बांटेंगे पदार्थ को, कि पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। एक मानव निर्मित पदार्थ होते हैं और एक प्राकृतिक पदार्थ। जो प्राकृतिक में पाया जाता है, इसको मानवों ने नहीं बनाया। जैसे लकड़ी प्राकृतिक में पाया जाता है, रुई, पत्थर, ये सब प्राकृतिक में पाए जाते हैं। लेकिन मानव निर्मित जो पदार्थ है वह कांच है। कांच को मानवों ने बनाया है, प्लास्टिक को मानवों ने बनाया है साइंस के द्वारा, और चीनी मिट्टी नहीं, केवल चीनी और मिट्टी, चीनी मिट्टी एक में है। चीनी मिट्टी जो होता है यह बिजली के जो खंभे होते हैं उस पर लगा होता है, करंट नहीं इसमें आता है चीनी मिट्टी में, इसलिए लगाया जाता है। और मिट्टी जो होता है, मिट्टी यह प्राकृतिक पदार्थ है और चीनी मिट्टी मानव निर्मित पदार्थ है। अब जानेंगे वस्तुओं की बनावट। ये तो देख लिए कि वस्तुएं जो होती है पदार्थ से बनी होती है, लेकिन कैसे बनी होती है इसको देखेंगे हम। एक ही पदार्थ से कई प्रकार के वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। एक ही पदार्थ से, जैसे प्लास्टिक से कई प्रकार के वस्तुएं बन सकता है। जैसे खिलौना भी प्लास्टिक से बन सकता है, लंच बॉक्स भी बनता है, पाइप जो होता है हमारे घरों में पानी निकासी के लिए लगाया जाता है, कुर्सी जो होता है जिस पर बैठते हैं वो प्लास्टिक से बनी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती है। अर्थात एक ही प्रकार के पदार्थ से कई प्रकार की वस्तुएं बन सकती है। कांच से हमारा गिलास बनता है, आईना भी बनता है, चश्मा भी बनता है, गाड़ी में भी लगता है सामने की देखने के लिए कांच। और लोहा से मोटर गाड़ी बनता है, दरवाज़ा बनता है, और भी सारी वस्तुएं बनता है पदार्थ से। ये देख लिए एक ही पदार्थ से कई प्रकार की वस्तुएं बनी होती है। अब दूसरा जो है, एक ही वस्तु कई प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी होती है। जैसे गिलास, तो गिलास होता है कि कांच का भी गिलास बनता है, स्टील का भी गिलास बनता है, प्लास्टिक का भी गिलास बना होता है। अर्थात एक ही वस्तु जो होती है कई प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। इसी प्रकार से अब तीसरा नंबर देखेंगे। एक ही वस्तु के निर्माण में कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग हो सकता है। जैसे गाड़ी बनाने में लोहा लगता है, प्लास्टिक भी लगता है, कांच भी लगता है, और उसमें तार लगता है, तो तार में तांबा होता है। तो इस प्रकार से एक ही वस्तु के निर्माण में कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग हो सकता है। तो ये देख लिए हम वस्तुएं कैसे बनती है। अब जानेंगे पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण क्या होते हैं? बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो गुण होता है दिखावट। क्या सभी पदार्थ एक ही प्रकार से दिखती है? तो नहीं, प्रायः पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी जो होता है वह लोहा से अलग दिखाई देता है। लकड़ी और लोहा तो एक ही जैसा नहीं दिखता है। कांच जो होता है लोहा से अलग दिखाई देता है, प्लास्टिक कांच से अलग दिखाई देता है। इस प्रकार से कह सकते हैं तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, एक ही जैसे नहीं दिखाई देते हैं। तो यह इनका दिखावट जो होता है भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। यह पहला गुण है पदार्थ का। दूसरा नंबर जो गुण है वह धूति। धूति का अर्थ होता है चमक। अर्थात कुछ पदार्थों में चमक पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता है। तो कुछ पदार्थों में धूति पाया जाता है, चमक। तो जिन पदार्थों में धूति से ही बना है धातु, तो जिन पदार्थों में धूति दिखाई देती है वे पदार्थ प्रायः धातु कहलाते हैं। प्रायः धातु का मतलब हुआ कि जिन पदार्थों में धूति दिखाई देती है सभी पदार्थ धातु नहीं कहलाते हैं। प्रायः मतलब ज़्यादातर पदार्थ जिसमें चमक दिखाई देता है वो धातु होता है। जैसे लोहा,
तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, ये सब धातु कहलाते हैं, इनमें चमक पाया जाता है। कुछ पदार्थों में धुति दिखाई नहीं पड़ती है, जैसे कागज़ हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये पदार्थ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये शब्द प्रायः धातु कहलाते हैं। जिन कुछ पदार्थों में धुति पाया जाता है, सब में धुति नहीं पाया जाता है, ये देख लिए कि धुति। अब है कोमलता, कोमलता या कठोरता। तो देखेंगे कोमलता किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है। तो जिसमें कोमलता नहीं पाया जाता है उसमें कठोरता पाया जाता है। जैसे कोमलता, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित का मतलब कि दबाया जा सकता है, दबाने पर छोटा हो जाएगा, उसे संपीड़ित पदार्थ कहा जाता है। जैसे स्पंज को हम दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा, संपीड़ित किया जाएगा, अथवा खरोचा जा सकता है। आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोचा जा सकता है। जैसे मोमबत्ती हो गया, तो मोमबत्ती को हम दबा कर तोड़ भी सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और रुई खरोचा भी जा सकता है मोमबत्ती को, स्पंज को भी खरोचा जा सकता है आसानी से। तो ये इन पदार्थों में कोमलता पाया जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें कोमलता नहीं पाया जाता है, तो उनमें क्या पाया जाता है, कठोरता पाया जाता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया नहीं जा सकता है या खरोचा नहीं जा सकता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं, और उनमें क्या पाया जाता है, कठोरता पाया जाता है। जैसे लोहा हो गया, इनमें कठोरता पाया जाता है। पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, इनमें कठोरता पाया जाता है, आसानी से खरोच नहीं सकते हैं। लकड़ी कुछ कुछ होती है जिनको कुछ लकड़ियों को खरोचा जा सकता है, लेकिन अगर सूख जाएगा तो ये आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये इनमें कठोरता पाया जाता है। अब चौथा जो गुण है यह है घुलनशीलता। तो घुलनशीलता जो है, इसको बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कभी कभी कुछ चीज़ें घुलती नहीं है और उसको समझ लेते हैं कि वो घुल गया। जैसे पानी में मिट्टी को डालते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि पानी मिट्टी में घुल जाता है, लेकिन पानी मिट्टी में घुलता नहीं है। मिट्टी घुलनशील पदार्थ नहीं है। देखेंगे कैसे घुलनशील पदार्थ कौन सा है। तो घुलनशीलता विलेय पदार्थ यानी घुलनशील पदार्थ, जिन पदार्थों में घुलनशीलता पाया जाता है उसे विलेय पदार्थ या घुलनशील पदार्थ कहते हैं। तो विलेय पदार्थ किसे कहेंगे, जो पदार्थ पानी में विलोड़ित करने पर यानी धीरे धीरे हिलाने पर, विलोड़ित करने पर लुप्त हो जाते हैं। लुप्त हो जाते हैं क्या मतलब कि विलुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, जल में विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चीनी को यदि हम पानी में डालकर कुछ देर तक हिला देंगे तो उसमें चीनी हमें दिखाई नहीं देगा। नमक भी उसमें दिखाई नहीं देगा हिला देंगे तो ये जो चीनी और नमक पदार्थ हुआ यह विलेय या घुलनशील पदार्थ है। लेकिन और मिट्टी को पानी में डालेंगे तो इतना बड़ा मिट्टी का टुकड़ा यदि पानी में डालेंगे तो वो पानी में घुलता नहीं है। भले उसका छोटा छोटा कण होकर पेंदी में बैठ जाएगा या पानी में घूमता रहता है, लेकिन वो पानी में लुप्त नहीं होता है। मिट्टी जो है पानी में लुप्त नहीं होता है, पानी में ऐसे तैरता रहता है या अंदर जाके पेंदी में बैठ जाता है। इसलिए मिट्टी जो है वह घुलनशील पदार्थ नहीं है। कोई व्यक्ति पूछ देता है, बताइए कि मिट्टी जो है घुलनशील पदार्थ है कि नहीं। तो कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, अरे मिट्टी तो पानी में घुल जाता है, लेकिन नहीं, घुलता नहीं है। मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा होता है और वह घूमता रहता है पानी में। चीनी और नमक ये जो होता है घुलनशील पदार्थ है, यह विलुप्त हो जाता है। घुलनशील पदार्थों में ये चीनी और नमक जो देखे थे यह ठोस है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। कुछ द्रव अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ भी घुलनशील होते हैं। जैसे नींबू का रस को अगर पानी में डालकर और हिला देंगे तो यह नींबू का रस अलग दिखाई नहीं देगा, वह पानी में विलुप्त हो जाएगा। सिरका भी वो पानी में विलुप्त हो जाएगा। ये द्रव हो गया। ऑक्सीजन जो होता है गैस होता है, अभी ऊपर बताए हैं कि ये तत्व होता है ऑक्सीजन, तो यह भी पानी में घुला हुआ रहता है। और इसी ऑक्सीजन को पानी में मछलियाँ जो होती है सांस लेती है, अपने गलफड़ के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर ले जाती है, क्योंकि धरती पर प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जंतुओं को, और पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आगे जानेंगे। अब देखेंगे अविलेय पदार्थ। तो अभी देखे हैं कि सभी वस्तुएं पानी में घुलनशील नहीं होता है,
विलेय नहीं होता है, तो जो विलेय नहीं होता है उसे अविलेय पदार्थ कहते हैं। तो जो पदार्थ पानी में विलोड़ित करने पर लुप्त नहीं होते हैं अविलेय पदार्थ कहलाते हैं, अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, मिट्टी अभी देख लिए कि अविलेय पदार्थ है। बालू भी नहीं पेंदी में जाकर बैठ जाता है। सरसों का तेल भी डालेंगे पानी में तो यह घुलेगा नहीं, अलग दिखाई देगा। ये सब अघुलनशील पदार्थ है। तो देख लिए घुलनशील पदार्थ और अघुलनशील या अविलेय भी कहा जाता है। अविलेय को अघुलनशील कह सकते हैं, अघुलनशील, दोनों चीज़ें। अब जानेंगे कि विलायक, विलायक क्या है। तो विलायक जो होता है वह पदार्थ जो विलेय को घुलाता है विलायक कहलाता है। अर्थात जैसे पानी जो हो गया यह क्या है, विलायक है, क्योंकि यही विलेय पदार्थ जो होते हैं यह ऑक्सीजन, नींबू का रस, या ऊपर हो गया हमारा ये चीनी और नमक, इसको क्या करता है, चीनी और नमक को पानी ही घुलाता है। तो जो घुलाता है वही कहलाता है विलायक। यहाँ पर पानी जो है विलायक का काम करेगा। और भी होते हैं विलायक, लेकिन यहाँ पर केवल इतना ही जानना है। क्लास 6 है, ऊपर लेवल में जानते जाएंगे। अब जानेंगे घोल क्या है। घोल या विलयन कहा जाता है। तो घोल दो या दो से अधिक पदार्थों का एक मिश्रण है। मिश्रण का मतलब मिक्सचर, एक ही में दो पदार्थों को मिला देंगे तो वह मिश्रण बनेगा। और कैसा मिश्रण, जब एक जो है विलेय पदार्थ विलायक में विलुप्त हो जाएगा तब वह घोल कहलाएगा। जैसे चीनी और पानी को जब मिलाएंगे तो यह चीनी और पानी, चीनी और पानी को मिलाएंगे तो चीनी पानी में विलुप्त हो जाएगा तो यह घोल कहलाएगा। लेकिन अगर पानी में हम मिट्टी को डालेंगे तो मिट्टी विलुप्त नहीं होगा तो वह घोल नहीं कहलाएगा, विलयन नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, 9th क्लास में आपको जानना है कि क्या कहलाएगा। अब घोल तो देख लिए कि जो दोनों मिक्स कर देते हैं मिश्रण होता है, पानी और चीनी मिला देते हैं तो घोल होता है। तो घोल भी कई 3 प्रकार का होता है, 1 2 3। संतृप्त घोल, असंतृप्त घोल और अति संतृप्त घोल। संतृप्त घोल क्या होता है, वह घोल जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सकती है, संतृप्त घोल कहलाता है। जैसे 1 लीटर पानी हो गया, तो 1 लीटर पानी में ऐसा नहीं कि आप 50 किलो चीनी घुला सकते हैं, इसका भी एक सीमा होता है घुलाने का। तो जितना सीमा होता है अधिकतम से अधिकतम घुलाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें 400 ग्राम चीनी को घुलाया जा सकता है और 400 ग्राम इसमें चीनी घुला दिए तो यह हो जाएगा संतृप्त घोल। और मान लीजिए इसका क्षमता है 400 ग्राम घुलाने का और यदि 200 ग्राम ही यदि हम चीनी डाले हैं इसमें तो यह कहलाएगा असंतृप्त। इसका मतलब और इसमें चीनी को 200 ग्राम घुलाया जा सकता है। तो वह घोल जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है असंतृप्त घोल कहलाता है। अभी यह अधूरा है, यह संतुष्ट नहीं हुआ है और इसको चाहिए। असंतृप्त का मतलब कि संतुष्ट हो गया, जितना चाहिए था उतना इसको मिल गया। एक होता है अति संतृप्त घोल, वह घोल जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्तता से अधिक हो, अति संतृप्त घोल कहलाता है। जैसे 1 लीटर पानी में 4 लीटर कैपेसिटी था घुलाने का और हम डाल दिए 500 ग्राम चीनी, तो 100 ग्राम जो चीनी है वह घुलेगा नहीं, 400 ग्राम ही विलुप्त होगा। 100 ग्राम चीनी उस विलयन में वैसे ही दिखाई देगा हमको। तो जब ज़्यादा डाल देंगे तो यह हो जाएगा अति, हो जाएगा ओवर, अति हो जाएगा। तो ऐसे घोल को अति संतृप्त घोल कहा जाता है, जिसमें ज़्यादा मात्रा, वह घोल जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्तता से अधिक हो जाएगा। तो 400 ग्राम कैपेसिटी था इसका, 500 ग्राम डाल दिए, 100 ग्राम अधिक हो गया, या मान लीजिए 600 ग्राम डाल दिए तो और 200 ग्राम अधिक हो जाएगा। तो यही अति संतृप्त विलयन कहलाएगा, जिसमें संतृप्तता से ज़्यादा मात्रा, विलेय की मात्रा ज़्यादा हो। अब 5वें नंबर पर जो पदार्थों का गुण जानेंगे, 5वें नंबर पर पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब होता है बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको नहीं देखा जा सकता है और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें से आधा अधूरा दिखाई देता है। तो पारदर्शिता में 3 हो जाएगा, एक पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ।
पारदर्शिता में 3 हो जाएगा, एक पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। तो पारदर्शी को देखेंगे, वे पदार्थ जिनमें होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है पारदर्शी वस्तु कहलाता है। पारदर्शी पदार्थ यहाँ लिखेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, तो कांच से आर पार देखा जा सकता है। शुद्ध पानी हो साफ सुथरा तो उसमें से भी आर पार दिखा जा सकता है। जैसे हम एक कांच के गिलास में पानी को भी शुद्ध रखेंगे तो भी आर पार दिखाई देता है, यानी कांच और पानी दोनों पारदर्शी होता है, आर पार देखा जा सकता है। वे पदार्थ जिनमें से होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उसके वो सामने हमारे आंखों के सामने रहेगा लेकिन उस पर की वस्तुएं दिखाई देगी, पारदर्शी कहलाएगा। अब जानेंगे अपारदर्शी वस्तु क्या है। कुछ पदार्थों में से वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है, यह पदार्थ अपारदर्शी कहलाता है। जैसे लकड़ी, लकड़ी को यदि हम सामने रखेंगे तो आर पार की वस्तुएं दिखाई नहीं देगा। पत्थर, मिट्टी, लोहा, एल्युमिनियम, आईना, ये देखना है यहाँ पर आईना इसमें है और इसमें यहाँ पर है कांच। कांच पारदर्शी होता है लेकिन आईना अपारदर्शी होता है, जो कि आईना कांच से ही बना होता है लेकिन अपारदर्शी होता है। तो इसलिए होता है कि आईना में हम उस तरफ की वस्तुओं को नहीं देखते हैं, इस तरफ जिधर रहते हैं इसी तरफ की वस्तुएं दिखाई देता है, इसीलिए यह अपारदर्शी होता है, पारदर्शी नहीं होता है। अब जानेंगे पारभासी। अब जानेंगे पारभासी पदार्थ क्या है। कुछ वस्तुएं पदार्थ में से देखने पर धुंधली दिखाई देती है। जैसे सरसों का तेल हो गया, तो सरसों का तेल अगर हम रखेंगे और उसमें अंदर में कुछ वस्तुएं डाल देंगे नीचे, तो सरसों के तेल में वह थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, पूरा दिखाई नहीं देता है। नारियल का तेल हो गया, उसमें डालेंगे तो पूरा दिखाई, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज रहेगा तो उस पर की वस्तुएं जो है धुंधली दिखाई देती है। तो ऐसे वस्तु जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है पारभासी पदार्थ कहलाता है, या अर्ध पारदर्शी भी इसे कहा जाता है। घिसा हुआ कांच, कांच को अगर घिस देंगे तो पूरा दिखाई नहीं देगा, लेकिन शुद्ध कांच रहेगा तो उसमें से दिखाई देगा। तो ये घिसा हुआ कांच पारभासी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पदार्थों के बारे में जान लिए।